मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स। आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है? तो आर्द्र भूमि का मतलब ये समझिए कि कोई ऐसी झील का किनारा, कोई तालाब का किनारा या कोई ऐसा दलदली जगह जहां पर पूरी साल या साल के कुछ समय पर पानी रहता हो और वहां पर कुछ जीव जंतु या कुछ ऐसी वनस्पति जो जल प्रेमी हो, वो वहां पर उपस्थित हो, साल के किस महीने या फिर पूरी साल रहें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे आर्द्र भूमि। जहां पर पानी स्थायी या अस्थायी रूप से जमा रहता हो और जहां पर जल प्रेमी वनस्पति हो या जीव पाए जाते हो, उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। तो आर्द्र भूमियों के बारे में, इनके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन होता है, कन्वेंशन, इसे हम कह सकते हैं सम्मेलन। इसका नाम है रामसर। रामसर कन्वेंशन यानी रामसर सम्मेलन होता है। और ये जो रामसर है वो एक शहर है, और ये शहर कहां पर है? ईरान में। तो ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन होता है, एक कन्वेंशन होता है आर्द्र भूमियों को बचाने के, कि इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, जिससे आर्द्र भूमियों की जो वनस्पति है और जो जीव जंतु हैं वो बच सके। ये सम्मेलन ईरान में होता है 2 फरवरी 1971 को। अब होता है 2 फरवरी 1971 को होता है, और इसीलिए 2 फरवरी को हर साल इसके तौर पर मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। अब ये जो रामसर सम्मेलन हुआ, इस रामसर सम्मेलन में जो चीजें 1971 में डिसाइड की थी, उनको लागू किया गया 1975, यानी 1971 में, 2 फरवरी 1971 में रामसर ईरान में सम्मेलन होता है। उसमें जो तय किया जाता है उसे लागू किया जाता है 1975 में। और 1975 के बाद में इसमें भारत शामिल होता है 1982 में। यानी 1971 में सम्मेलन होता है, 1975 में इसे लागू किया जाता है, और भारत शामिल होता है इसमें 1982 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो स्विट्जरलैंड में क्लैंड में स्थित है। क्लैंड एक जगह है, एक छोटा शहर है, वहां पर कहा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इस रामसर सम्मेलन के तहत, यानी इस संधि के तहत, लगभग 172 देश दुनिया के इसमें शामिल हैं। भारत में सबसे पहले 2 आर्द्र भूमि जो जोड़ी गई थी, वो कौन कौन सी थी वो देखें। केवलादेव, जिसे घाना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। और दूसरा है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। यहां आपको कई किताबों में 1981 लिखा मिलेगा कि इन्हें 1981 में शामिल किया गया, जबकि भारत खुद 1982 में शामिल हुआ है। तो वास्तव में 1981 में यह तय हो गया था कि इन्हें शामिल किया जाए, तैयारियां हो गई थी, लेकिन भारत खुद 1982 में शामिल हुआ, तो इन्हें 1982 में ही शामिल माना जाएगा। तो एक बार दोहराते हैं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में जो तय किया जाता है उसे 1975 में लागू किया जाता है। इसका मुख्यालय क्लैंड स्विट्जरलैंड में होता है, और इसमें लगभग 172 देश शामिल हैं वर्तमान। 1982 में भारत इसमें शामिल होता है, और भारत की सबसे पहले 2 आर्द्र भूमियां जोड़ी जाती हैं। एक है केवलादेव जो राजस्थान में, और दूसरा है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में। ये किन चीजों के लिए है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, ध्यान रखिएगा, रामसर स्थल कहिए या आप इसे आर्द्र भूमि कहिए, एक ही बात है। तो सबसे बड़ा रामसर स्थल या सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन है? सुंदरवन है। कहां पर है?
पश्चिम बंगाल में है। अब सुंदरवन को सुंदरवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है, काफी बड़ा पेड़ होता है। तो सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सुंदरवन बोला जाता है। बहुत सुंदर नहीं है इसलिए सुंदरवन नहीं बोला जाता है, बल्कि सुंदरी पेड़ की वजह से इसे क्या बोला जाता है? सुंदरवन बोला जाता है। अब भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका झील। और रेणुका झील कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यानी भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो सुंदरवन है, और सबसे छोटा राम स्थल है वो रेणुका झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखें, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बीच साइट है। यानी भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट या रामसर स्थल किस राज्य में है? तो वो तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पर यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है। तो यानी सबसे बड़ा रामसर स्थल है जो सुंदरवन है, सबसे छोटा रेणुका झील है, सबसे ज्यादा रामसर स्थल भारत में तमिलनाडु में है, और दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। आगे देखें हम, अगर हम इसमें बात करें, कुल 172 देश हैं, तो 172 देशों की लगभग 2544 साइट यानी आर्द्र भूमियां फिलहाल इसमें शामिल हैं। ये किन किन देशों में है वो हम देखें। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस महाद्वीप के हैं? तो वो यूरोप है। तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल यूरोप में है। दूसरे नंबर पर एशिया का आता है, और थर्ड नंबर पर आता है अफ्रीका। ये फर्स्ट है यूरोप, सेकंड है एशिया, और थर्ड है अफ्रीका। अब ये हमने महाद्वीप देखे, इनके साथ साथ अब हम देश देख लें। तो सबसे ज्यादा देश यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं, उस 176 साइट यहां पर है। यानी अगर महाद्वीप में देखें तो सबसे ज्यादा यूरोप की साइट है इसमें शामिल, दूसरे नंबर पर एशिया है, तीसरे नंबर पर अफ्रीका है। जबकि अगर हम देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल है वो ब्रिटेन के शामिल हैं, दूसरे नंबर पर मेक्सिको है, और तीसरे नंबर पर क्या है? भारत है। तो पहले नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, सेकंड नंबर पर है मेक्सिको, और थर्ड नंबर पर है भारत। और भारत की कुल 98 साइट इसमें शामिल है फिलहाल। यानी विश्व की टोटल कितनी थी? लगभग 2544 है, और भारत की इसमें कितनी है? 98 साइट है। 98 साइट यानी 98 स्थल इसमें शामिल है। अब देखें आर्द्र भूमियों की सूची। अभी हाल ही में जनवरी 2026 में इन दो स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। इससे पहले इस सूची में टोटल भारत की साइट या भारत के स्थल 96 थे, दो बढ़ गए हैं, अब 98 हो गए हैं। पहला है पटना बर्ड सेंचुरी। याद रखने की बात यह है कि नाम है पटना बर्ड सेंचुरी, लेकिन पटना में नहीं है। पटना बर्ड सेंचुरी नाम है लेकिन पटना में नहीं है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, तो नाम कंफ्यूज करेगा, इसलिए ध्यान रखना है। पटना बर्ड सेंचुरी है लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। और दूसरा है छारी ढांड, और ये है कच्छ गुजरात में। छारी ढांड कच्छ गुजरात में। तो इस तरह से करके टोटल 98 स्थल हो गए। इससे पहले जो जोड़े गए थे वो सीलीसेड झील है, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, और दूसरा है कोपरा जलाशय, जो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस तरह से टोटल भारत के कितने स्थल हैं? 98 स्थल इसमें शामिल किए गए हैं। ये कुछ सूची है उससे पहले की। तो कोपरा, सिलीसेड, उदयपुर झील, ये भी नाम कंफ्यूज करता है। नाम है उदयपुर। अब उदयपुर राजस्थान का जिला है, और जबकि ये उदयपुर झील कहां पर स्थित है? बिहार। तो मजेदार ध्यान रखिएगा, उदयपुर झील राजस्थान में नहीं है, बिहार में।
इसी तरह पटना बर्ड सेंचुरी पटना में नहीं है, बल्कि एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही गोगाबेल झील है, वो बिहार की जोड़ी गई थी। गोकुल जलाशय बिहार का जोड़ा गया था इससे पहले। मेनार और खींचान ये दोनों के दोनों राजस्थान के हैं, इन्हें शामिल किया गया था। इस तरह से करके ये जो लेटेस्ट नाम जोड़े गए हैं वो इसमें शामिल हैं। और आर्द्र भूमियों में भारत की 98 साइट 98 स्थल शामिल हो गए हैं। तो ये तो हमने पढ़ा आर्द्र भूमियों के बारे में, मतलब कोई एक जगह जिसे शामिल कर दिया जाए। अब कोई ऐसा शहर हो जिसमें एक से ज्यादा जगह हो, एक से ज्यादा जगह हो, तो अब उसे हम क्या बोलेंगे? वेटलैंड सिटी। वेटलैंड सिटी। अब ये एक अलग सूची है, अलग लिस्ट है वेटलैंड सिटी की, यानी आर्द्र भूमि शहर। तो वो थे स्थल, और यहां है आर्द्र भूमि शहर। तो वर्तमान में इसमें पूरी दुनिया के 74 शहर शामिल किए गए हैं। 74 शहर शामिल किए गए हैं, जिनमें भारत के कितने शहर शामिल हैं? 2 शहर शामिल हैं। भारत के कितने शहर शामिल हैं इसमें? 2। तो अब याद कीजिएगा, रामसर साइट है या रामसर स्थल हैं, आर्द्र भूमि स्थल हैं, वो तो भारत में कितने हैं? 98 हैं। और इसी तरह से वेटलैंड या आर्द्र भूमि शहर की अगर हम बात करें, तो वो भारत में कितने हैं? 2 हैं। 2 हाल ही में जोड़े गए हैं। वो कौन कौन से हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक इंदौर है और एक उदयपुर है। इनको शामिल किया गया है वर्ष 2025 में। तो किस किस को शामिल किया गया है? तो भारत के 2 आर्द्र भूमि शहर कौन कौन से हैं? एक इंदौर है, जो कि भारत में हर साल स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर आता है। और दूसरा है उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। तो इन दोनों शहरों को वेटलैंड सिटी सूची में शामिल किया गया है। आगे हम देखें, कुछ यूनेस्को की हम सूचियां पढ़ेंगे, यूनेस्को की लिस्ट पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम यूनेस्को के बारे में पढ़ें। तो देखिए, ये एक संगठन है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, और संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने कुछ कुछ संगठन और बनाए। तो उसी संगठन में, जिस भी संगठन में आता है, तो उसमें यूएन लिखा होता है, यूनाइटेड नेशंस। तो यूएनओ का बना हुआ है। वो किस काम के लिए है? एजुकेशन, शैक्षिक कार्यों के लिए, साइंटिफिक, विज्ञान के लिए, और कल्चरल यानी सांस्कृतिक। तो ऐसा संगठन जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के विकास, रख रखाव, उनके लिए काम कर, उसका नाम क्या है? यूनेस्को। इसकी जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को होती है। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसके कुल सदस्य देश 194 हैं, प्लस 12 इसके सहयोगी सदस्य हैं। मतलब इसके सदस्य नहीं है, लेकिन सहयोग प्रदान कर। तो इसके 194 सदस्य हैं। हेडक्वार्टर पेरिस में है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसके जो हेड है वर्तमान में, जिन्हें हम महानिदेशक बोला जाता है, वो खालिद एल अलनानी हैं, जो कि मिस्र यानी इजिप्ट के हैं। 1925 में ही बने हैं ये, खालिद एल अलनानी। तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसमें 194 सदस्य देश हैं और 12 इसके सहयोगी राष्ट्र हैं या सहयोगी देश हैं।
और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं वो खालिद एल अल्लानी है, जो कि मिस्र के निवासी हैं। 2025 में ये बने हैं इसके महानिदेशक। अब यूनेस्को एक सूची जारी करता है जिसे बोला जाता है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। मानवता यानी मनुष्य की विरासत है, धरोहर है, किससे संबंधित? संस्कृति से संबंधित। मनुष्य की संस्कृति से संबंधित कोई धरोहर है, और वो धरोहर कैसी है? अमूर्त है। अमूर्त है जिसकी शकल नहीं है, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते। ऐसी धरोहर की ये एक लिस्ट तैयार करता है। और ये लिस्ट तैयार करना कब से शुरू किया है इसने? 2003 से। तो यूनेस्को ने ऐसी लिस्ट स्टार्ट कब से की है? 2003 से स्टार्ट की है। अभी पेरिस में यूनेस्को की 32वीं आम सम्मेलन के दौरान इस सूची को 2003 में अपनाया। यानी यूनेस्को की एक आम सम्मेलन हुई, 32वें नंबर का था वो। कहां पर हुआ था? पेरिस में हुआ था 2003 में। और वहां पर इस सूची को अपनाया। अब इस सूची में हाल ही में भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार शामिल किया गया है, जो क्या है? दीपावली, या जिसे हम दिवाली बोलते हैं, उसे शामिल किया गया है। तो मतलब यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, उसमें हाल ही में भारत की कौन सी सांस्कृतिक विरासत या धरोहर को शामिल किया गया है? वो है दीपावली। और इसी के साथ भारत के अब इस सूची में 16 सांस्कृतिक विरासत शामिल हो चुकी है। कितनी हो चुकी हैं? 16 सांस्कृतिक विरासत। तो यानी हमने इससे पहले पढ़ा, रामसर स्थल पढ़ा। रामसर स्थल में भारत के 98 स्थल हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा आर्द्रभूमि शहर। और आर्द्रभूमि शहर में भारत के 2 शहर हैं, एक इंदौर और दूसरा उदयपुर है। अब हम यूनेस्को की सूची पर आ गए हैं। तो यूनेस्को की सूची में पहला है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। इसमें भारत के 16 सांस्कृतिक विरासत शामिल हैं, जिनमें हाल ही में किसे शामिल किया गया है? दीपावली को शामिल किया गया है। अभी देखें, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए अंतर सरकारी समिति है, इसकी एक समिति है अंतर सरकारी। उसकी बैठक होती है, 20वां सत्र होता है उस बैठक का। और ये बैठक कहां पर होती है? दिल्ली के लाल किले में ही। कब होती है? दिसंबर 2025 को। यानी दिसंबर 2025 में भारत के लाल किले में इसकी अंतर सरकारी सम्मेलन होता है। और उसका 20वां सत्र होता है। और उसी 20वें सत्र में दिवाली को शामिल कर लिया जाता है। इस सम्मेलन की जो 20वां सत्र है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत के यूनेस्को के स्थायी प्रतिनिधि। यानी भारत की ओर से यूनेस्को में जो स्थायी प्रतिनिधि हैं, वो करते हैं, जिनका नाम है विशाल वी शर्मा। तो याद रखने की आवश्यकता है कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? विशाल वी शर्मा हैं फिलहाल। उन्होंने अध्यक्षता की थी 20वें सत्र की, जो दिल्ली के लाल किले में आयोजित हुआ। और यहीं पर दिवाली को शामिल किया गया। और इसी के साथ ही यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सूची है, उसमें भारत की 16 सांस्कृतिक विरासतें शामिल हो गई हैं। उन्हें हम एक बार देख लेते हैं कि कौन-कौन सी हैं वो ऐसी। तो देखिए, हाल ही में 2025 में किया गया है शामिल दिवाली या दीपावली को। इससे पहले 2023 में गरबा, गुजरात का जो नृत्य है, उसे शामिल किया गया था। 2021 में दुर्गा पूजा, जो कलकत्ता का बहुत फेमस है, उसे शामिल किया गया था। उससे पहले कुंभ मेला 2017 में। योग और नवयोग यानी भारत का जो योग कला है, उसे यहाँ शामिल किया गया। 2014 में हम देखें, ठठेरे द्वारा निर्मित पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन हैं, उन्हें शामिल किया गया। संस्कृतन, मणिपुर, लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार 2012 में। 2010 में छऊ नृत्य, कालबेलिया नृत्य, इनको शामिल किया गया। 2009 में रम्माण, इसे शामिल किया गया। और 2008 में कुटियाट्टम, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, इनको शामिल किया गया।
तो कहने का मतलब है इसमें सारी संस्कृति से जुड़ी हुई विरासत हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जो हमारी संस्कृति का भाग हैं। और ऐसी भारत की 16 सांस्कृतिक विरासतें इसमें शामिल की गई हैं। अब देखिए, यूनेस्को की हमने एक लिस्ट पढ़ी और एक लिस्ट में था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अब यूनेस्को एक दूसरी लिस्ट जारी करता है और उस दूसरी लिस्ट में वो वैश्विक धरोहर स्थल, यानी वैश्विक धरोहर स्थल या शहर, उनकी बात करता है। तो यहां देखें कि ऐसे स्थल जो विरासत हैं, जो किसी देश की विरासत है शहर की, उन्हें वैश्विक स्तर पर महत्व मिल सके, उसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर स्थल के नाम से एक सूची जारी की जाती है। इस सूची को यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया, कब से? 1972 से। 1972 से ऐसी सूची जारी की गई और इसकी पहली, मतलब इसे शामिल कर दिया था 1972 में, और 1978 में इसकी पहली सूची जारी कर दी गई थी। और पहली बार जब 1978 में इसकी सूची जारी की गई थी विश्व धरोहर स्थलों की, तो उसमें 12 स्थल शामिल किए। वर्तमान में इसमें 1248 स्थल हैं, जो कि लगभग 170 देशों में फैले हुए हैं। भारत में फिलहाल इसके 44 स्थल हैं। कितने स्थल हैं भारत के? 44 स्थल हैं। अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक है प्राकृतिक, दूसरा है सांस्कृतिक, और तीसरा होता है इन दोनों का मिला जुला रूप, जिसे हम बोलेंगे मिश्रित। तो भारत के जो 44 स्थल इसमें शामिल किए गए हैं, उन 44 स्थलों में से 36 स्थल ऐसे हैं जो सांस्कृतिक महत्व के हैं, हमारी संस्कृति के महत्व के हैं। 7 स्थल ऐसे हैं जो प्राकृतिक महत्व के हैं, और एक ऐसा है जो मिश्रित है। यानी कि टोटल 44 भारत के सांस्कृतिक, सॉरी, विश्व धरोहर स्थल इसमें शामिल किए गए हैं। और इस विश्व धरोहर स्थल से संबंधित अभी हाल ही में जो सम्मेलन हुआ था वो पिछला जुलाई 2025 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में। इसमें इसकी 47वीं बैठक थी और इस बैठक में भारत का जो मराठा सैन्य परिदृश्य है उसे शामिल किया गया था, और इसी के साथ ही भारत के 44 स्थल इसमें शामिल हो गए। अब जो मराठा सैन्य परिदृश्य है, इसका मतलब क्या है? मराठों ने जो सैन्य दृष्टि से जो किले बनाए थे सुरक्षा के लिए, उन किलों को इसमें शामिल किया गया है। तो एक किला शामिल नहीं किया गया है, बल्कि 12 किले शामिल किए। कितने किले किए गए हैं? 12 किले शामिल इसमें किए। टोटल टोटल इसमें 12 किले शामिल किए गए हैं। और ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन 12 किलों में से महाराष्ट्र में 11 किले हैं और तमिलनाडु में स्थित है एक किला, जो कि है जिंजी, जिंजी फोर्ट या जिंजी किला। तो विश्व धरोहर स्थल या सूची जो है उसमें भारत के 44 स्थल हैं, और पिछला जो 44वां स्थान यहाँ पर मिला है वो है मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें टोटल 12 किले शामिल किए गए हैं, जिनमें 11 किले महाराष्ट्र में हैं और एक किला है वो तमिलनाडु में है। और जो तमिलनाडु में है उसका नाम क्या है? जिंजी फोर्ट, जिंजी किला। अब देखिए, यूनेस्को की हम तीसरी सूची पढ़ेंगे। पहली सूची पढ़ी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, दूसरी सूची पढ़ी हमने विश्व धरोहर स्थल। अब हम तीसरी पढ़ रहे हैं यहां पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ऐसे शहरों का नेटवर्क जाल जो क्रिएटिव हो, मतलब उनमें कुछ नया बने। अब ये कलाओं की बात करता है कि कुछ शहर ऐसे होते हैं जो किसी खास कला के लिए फेमस होते हैं, किसी खास चीज के लिए फेमस हो सकते हैं। तो
इस क्रिएटिविटी के लिए इन्होंने 8 क्षेत्रों को चुना है। यानी इस सूची में शामिल किया जाएगा जिस शहर को, उस शहर में इतनी 8 फील्ड, 8 क्षेत्र चुने हैं। कौन-कौन से? कोई शहर साहित्य में आगे हो, कोई संगीत में हो, फ़िल्म में हो, गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब है खान-पान। अगला है डिज़ाइन में हो, मीडिया कला में हो, या हस्तशिल्प में हो, या वास्तुकला में हो। तो ऐसे 8 क्षेत्रों को लेकर के इन्होंने 2004 में इस सूची को प्रारंभ किया, और इस सूची में वर्तमान में 408 शहर शामिल हैं, जो कि 100 से ज्यादा देशों में हुए हैं। यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में वर्तमान में 408 शहर हैं। 2004 में इसे प्रारंभ किया गया था, और इसमें 8 क्षेत्रों में शहरों को चुना जाता है। शहरों को चुना जाता है। अब हाल ही में करंट में इसके बारे में क्या जानकारी है वो देखें। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस होता है। उस दिन उज्बेकिस्तान के समरकंद में, तैमूर लंग का नाम सुना होगा, जो बाबर का पूर्वज था। तैमूर लंग की राजधानी ये समरकंद ही था, उज्बेकिस्तान। तो उस उज्बेकिस्तान में यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में भारत की एक कला को, एक शहर की कला को, किसको, लखनऊ को इसमें शामिल कर दिया जाता है। इस चीज के लिए, गैस्ट्रोनॉमी के लिए, यानी पाक कला। और पाक कला किससे संबंधित है? खाने पीने से संबंधित। तो लखनऊ को खाने पीने यानी पाक कला, गैस्ट्रोनॉमी के लिए इसमें शामिल कर दिया है। और इसी के साथ भारत के अब इसमें टोटल 9 शहर शामिल हो गए हैं। यानी कि हाल ही में 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के दिन समरकंद उज्बेकिस्तान में 43वीं बैठक होती है यूनेस्को की, और उसमें भारत के लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के संबंध में शामिल कर लिया जाता है। और इसी के तहत वर्तमान में टोटल भारत के 9 शहर इसमें शामिल हो जाते हैं। वर्तमान में कितने शहर हैं? 9 शहर। अब यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है, 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस है, और इसी 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। और ये राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होता है, मतलब उनका जन्म दिवस होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत का एकीकरण किया था, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष, उनका जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर को, जिसे भारत में किसके तौर पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन, राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन ही 31 अक्टूबर को 2019 में जम्मू और कश्मीर के टुकड़े हुए थे, और जम्मू और कश्मीर को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। एक था जम्मू कश्मीर और एक था लद्दाख। तो वो भी किस दिन किया था? राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर। वापिस आते हैं मुद्दे पर हम। तो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है, उसमें भारत के कितने शहर हो चुके हैं शामिल? 9 शहर शामिल हो चुके हैं। उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, हाल ही में किसे शामिल किया गया है? लखनऊ को शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश का। किस मामले में शामिल किया है? गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के सामने। इससे पहले ग्वालियर को शामिल किया गया था संगीत के मामले। तो याद हो तो ग्वालियर के तानसेन है, तानसेन का मकबरा वहां बना हुआ है। संगीत में बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। तो संगीत के मामले में ग्वालियर को जोड़ा गया है। कोझिकोड, जो कि केरल में स्थित है, उसे साहित्य लिटरेचर के लिए शामिल किया गया है।
श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसे हस्तशिल्प और लोक कला के मामले में शामिल किया गया है। जैसे लखनऊ को शामिल किया गया है, उसी तरह से हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, उसे भी गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के मामले में शामिल किया गया है। मुंबई जहाँ पर बॉलीवुड है, उसे किसके मामले में शामिल किया गया है? फ़िल्म के मामले में शामिल किया गया है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, उसे भी संगीत के मामले में शामिल किया गया है। इससे पहले संगीत के मामले में किसे शामिल किया गया है? ग्वालियर को, जहाँ के तानसेन थे, तानसेन का मकबरा बना हुआ है, उसे शामिल किया गया है। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसे भी संगीत के मामले में शामिल किया गया है। और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, उसे हस्तशिल्प और लोक कला के मामले में शामिल किया गया है। तो हस्तशिल्प और लोक कला के मामले में 2 शहरों को शामिल किया गया है, एक तो जयपुर हो गया और एक हो गया श्रीनगर। तो इस तरह से करके 9 शहरों को यूनेस्को का जो क्रिएटिव नेशंस नेटवर्क है, उसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने कुछ सूचियों के बारे में पढ़ा हमने। तो जैसे रामसर आर्द्रभूमि है, उसके बाद में रामसर शहर है, या यूँ कहूँ कि आर्द्रभूमि शहर है। उसके बाद में यूनेस्को की हमने 3 सूचियाँ पढ़ी, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर सूची, या दूसरी पढ़ी हमने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, और तीसरी हमने पढ़ी क्रिएटिव नेटवर्क, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, जिसमें भारत के 9 शहर शामिल किए गए हैं। आज की क्लास में इतना ही। किसी का कोई कमेंट हो, किसी के बारे में और जानकारी चाहिए, कोई टॉपिक ऐसा हो तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएँ।